नमस्कार। उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था। उसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था, स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ लिया था। इसके बाद हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आज हम पढ़ेंगे अपना 5वां मूल अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, जिसमें हमने अनुच्छेद 14 देखा था। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसका वर्णन किया गया था? समानता के अधिकार का वर्णन किया गया था। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया था? ये दिया था आपका 19 से लेके 22 तक दिया था। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमने परसों ही पढ़ा था, इसमें क्या था? ये था आपका 23 से लेके 24 तक। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ मानव द्रव्यापार, बलात्श्रम, बेगार या बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बंधुआ मजदूरी या बेगारी या बलात्श्रम कराता है तो वह एक दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस पर बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उनको किसी भी जोखिमपूर्ण कारखाने में लगाए जाने पर रोक लगाई गई है। ठीक है, अनुच्छेद 24 हमने देख लिया था। उसके बाद हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? यह है आपका 25 से लेके 28 तक। ठीक है, जिसमें हमने अनुच्छेद 25 में क्या देखा था? अनुच्छेद 25 में देखा था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को या किसी विदेशी व्यक्ति को भी उसके धर्म के अनुसार आचरण करने, अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने आदि की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या था कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बारे में स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रबंधन के बारे में स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अनुच्छेद 27 में हमने पढ़ा था कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 28 में हमने देखा था कि जो शिक्षण संस्थान हैं, जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने या ना उपस्थित होने का अधिकार भी किस पर डिपेंड करेगा? ओनली पर्सन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद आज का जो हमारा अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कहां से कहां तक इसका उल्लेख दिया गया है? इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 से लेके अनुच्छेद 30 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहां से कहां तक है? यह है आपका अनुच्छेद 29 से लेके अनुच्छेद 30 तक। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार यानी जो माइनॉरिटीज हैं, जो देश में अल्पसंख्यक हैं, उनको शिक्षा एवं अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों
के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक हितों के वर्गों का संरक्षण। ठीक है, इसमें जो 29(1) है, इसमें बताया गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, याद रखिए कि जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को। जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जो अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19 और 29 और 30, ये किनको प्राप्त हैं? ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी के जो हैं वह भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। जैसे कि 14 हो गया, ठीक है, 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, या 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक जितने भी मूल अधिकार हैं वह भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। और जो केवल 15, 16, 19, 29 और 30 ये किनको प्राप्त हैं? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो 29 में बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी धर्म, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। संस्कृति में मतलब आपके आ जाएंगे लोक नृत्य, लोक गायन, त्योहार आते हैं, वो सभी संस्कृति के अंतर्गत हैं। लिपि, जैसे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम हैं, वह किस उर्दू भाषा है उनकी, तो ऐसे वह अपनी लिपि को बनाए रख सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार रह सकते हैं। ठीक है, 29 इसका दूसरा भी भाग है, 29 का दूसरा, इसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूल हैं, जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अगर कोई सरकारी विद्यालय है तो उनमें, सरकारी शिक्षण संस्थान है तो उसमें धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे याद रखिए कि जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार।
अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। इसमें बताया गया है कि शिक्षण जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो भारत में माइनॉरिटीज हैं, उनको अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और उनका प्रशासन भी करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। वह अपनी मनपसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और अपने अनुसार उस विद्यालय का या उस शिक्षण संस्थान का प्रशासन चला सकते हैं। इसमें राज्य किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद 30(1) में ये कहा गया, 30(2) में है आपका, इसका दूसरा पार्ट भी है। 30(2) में कहा गया है कि राज्य जो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान हैं उनको सहायता देने में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो राज्य सहायता देने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये हो गया आपका अनुच्छेद 30। हमारा जो 5वां मूल अधिकार था, शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार, यह हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम चलेंगे अनुच्छेद 31 पर, जिसमें दिया गया था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उसमें संपत्ति के अर्जन का अधिकार था। संपत्ति के अर्जन का अधिकार। संपत्ति के अर्जन का अधिकार, देखिए जो मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उसको मूल संविधान कहते हैं। उसमें जो संपत्ति के अर्जन का अधिकार था, क्या था? वह एक फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन समस्याएं आ रही थी। क्यों? क्योंकि अगर सरकार को किसी भारत देश के अंतर्गत कोई ट्रेन बिछानी है, तो किसी का खेत आ गया तो वह मना कर रहा है कि नहीं, हमारे खेत से ट्रेन नहीं गुजरेगी, आप अपनी ट्रेन को घुमा के लाइए। तो सरकार को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सरकार विकास के लिए जो भूमि अधिग्रहण होती है, भूमि अधिग्रहण नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए कब 44वां संविधान संशोधन किया गया? कब किया गया? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इसके तहत जो संपत्ति के अर्जन का अधिकार था, इसको यहाँ से हटाकर 300 का में कर दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। याद रखिए कि जो अब संपत्ति का अधिकार है वह मूल अधिकार नहीं है, बल्कि एक विधिक अधिकार है। और कहां पर है? 300 का में है। अब आप संपत्ति के अर्जन को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, ना ही कोर्ट उसको लागू करवा पाएगा आपकी संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था यह हटा दिया गया है। अब जो हमारा अंतिम मूल अधिकार बचता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक है। संवैधानिक उपचारों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। कहां पे दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि जो आपको मूल भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 32 है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके जो मूल अधिकार हैं उनको लागू करवाएगा।
अगर आपसे आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट आपको अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। मूल अधिकारों का गारंटर कौन है? कोर्ट है। ठीक है, अनुच्छेद 32 याद रखिए कि जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 है, इसको संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा भी कहते हैं। संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय दोनों। और ये उपाधि किसने दी है इसको, अनुच्छेद 32 को? ये दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसी को मूल अधिकारों का गारंटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की कुंजी क्या है, तो संविधान की कुंजी क्या हो जाएगी? संविधान की कुंजी हो जाएगी आपकी प्रस्तावना। यदि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि संविधान की जो आत्मा है वह कौन सा भाग है, संविधान की आत्मा क्या कहलाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? तब भी आपका आंसर होगा प्रस्तावना। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32। ठीक, तो यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उन अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। इसके तहत जो 32(1) है, इसमें यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, और जो अनुच्छेद 32(2) है, जो 32(2) है, इसमें जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, वह 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो 5 प्रकार की रिट्स जारी की जाती है। मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेशल प्रोविंशन दिए गए हैं जिसके तहत वह रिट जारी करता है। क्या करता है? रिट जारी करेगा। रिट कितने प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की होंगी। 5 प्रकार की रिट जारी करेगा और इनके माध्यम से जिसने आपके अधिकारों को छीना है उससे कोर्ट पूछता है कि यह आपने क्यों किया या कैसे किया। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं अनुच्छेद। आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, वह कहाँ दी गई है? तो ये कहाँ पे दी गई है? ये दी गई है अनुच्छेद 32(2) के तहत। और ये याद रखिए कि हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है। हाईकोर्ट को कौन से अनुच्छेद के तहत रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट को कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? यह अनुच्छेद 32(2) के तहत। याद रखिए कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो मूल अधिकार हैं, किसकी शक्ति ज्यादा है? मूल अधिकारों को लागू करवाने के संदर्भ में किसकी शक्ति ज्यादा है? तो किसकी है रिट जारी करने में? हाई कोर्ट की शक्ति ज्यादा है इसमें। कैसे? जैसे कि आप ऐसे समझिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट है आपका, सॉरी इधर नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, कैसे? इसको कौन से प्राप्त है? इसको 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, इसको 32(2) के तहत रिट जारी करने की। लेकिन याद रखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वह रिट केवल फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मूल अधिकार हैं। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तभी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। अगर इनका उल्लंघन होता है तभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। और कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? यह 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और जो हाई कोर्ट है यह फंडामेंटल राइट्स प्लस जो आपके लीगल राइट्स भी हैं, विधिक अधिकार भी हैं। यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तब तो यह रिट जारी करेगा ही, साथ में यदि लीगल राइट्स जो आपके विधिक अधिकार हैं उनका भी अगर उल्लंघन होता है तब भी हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी कर दी जाएगी। और यह भी कितने प्रकार की रिट जारी करता है?
5 प्रकार की रिट जारी करता है। किसके तहत जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत यह भी रिट जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी प्रकार के जो आपके अधिकार हैं उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। इस मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। तो आइए हम देखते हैं कि जो 32(2) में जो रिटें दी गई है सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्राप्त है, हाई कोर्ट को शक्ति प्राप्त है 5 प्रकार रिट निकालने की, वह कौन कौन सी रिटें हैं। तो पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश को में इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, जो हैबियस कॉर्पस है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब टू हैव द बॉडी। ठीक है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। हिंदी में इसका बंदी प्रत्यक्षण का मतलब है सशरीर प्रस्तुत, सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। इसमें क्या होता है, यह रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई एक लोक सेवक किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बना लेता है। ठीक है, 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर उसको ये कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बना लेता है कोई लोक सेवक, तो उसको यह बंदी, उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आपने इसको बंदी क्यों बनाया है, और इसको 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कोर्ट के सामने इसको पेश किया जाए। यह जो आपके सरकारी हैं, जो पब्लिक सर्वेंट, जो सरकारी हैं, सरकारी लोक सेवक, उनके खिलाफ भी, और जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, यानी जो कंपनियां भी इसके अंतर्गत आएंगी, जो सरकारी लोक सेवक हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। सरकारी और प्राइवेट दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध यह रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का लड़की को लेके भाग जाता है, लड़की वाले शिकायत कर देते हैं, तो पुलिस क्या है, दोनों को अरेस्ट कर लेती है, और जो लड़की को घर वाले छुटा लेते हैं और तुरंत लड़की की दूसरी जगह शादी कर देते हैं। लेकिन जो लड़का है उसका क्या होता है, उसको बंदी बनाए रहती है पुलिस, क्योंकि उनको पैसा वगैरह भी दे देते हैं पुलिस वालों को। तो पुलिस जब उस लड़के को बंदी बनाए रखती है, तब उस जो लड़का है उसके घर वाले कोर्ट में यह बोल सकते हैं कि हमारे लड़के को बंदी बनाया गया है और फालतू में बनाया गया है, उसका कोई दोष नहीं है। तो क्या होगा, फिर कोर्ट उधर से एक रेट निकालेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण की कि आपने इसको बंदी क्यों बनाया है। तब उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद में डिसाइड किया जाए क्या इसका अपराध है क्या नहीं है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आई। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी रेट। दूसरी रिट है आपकी परमादेश। परमादेश इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैंडेमस। मैंडेमस परमादेश। मैंडेमस, जो मैंडेमस है आपका, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, और परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, वी कमांड। हम आदेश देते हैं, वी कमांड। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह अपने कर्तव्यों का, वह जिस काम को करने के लिए वैध नहीं है उस काम को भी करने लगता है, तब क्या की जाती है, जैसे कि मान लो इसके द्वारा, इस रिट के द्वारा, कोर्ट द्वारा जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा होता है, उसको अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। जैसे कि सरकारी स्कूल में आप जाइए तो वहाँ के जो टीचर होते हैं
वह केवल चाय पिएंगे, बैठेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। केवल आएंगे और बैठेंगे, क्लास नहीं लेंगे। यदि कोई समझदार है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो कोर्ट में जा सकता है कि ये जो क्लासें होती हैं, सर जी क्लास नहीं लेते हैं, तो क्या कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उनके खिलाफ परमादेश रिट जारी करेगा कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आपका कार्य है, आप एक लोक सेवक हैं, आपका कार्य है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, लेक्चर लें, आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी, परमादेश। परमादेश यानी किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य करवाने के लिए, जो वह कार्य नहीं कर रहा है, जिस पद पर बैठा है और उस पद पर रहते हुए उसे जो कार्य करना चाहिए, वह व्यक्ति वो कार्य नहीं कर रहा है, तो कौन सी रिट जारी की जाएगी, परमादेश। इसके बाद अपनी तीसरी है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को वारंटो, को वारंटो, ठीक है। इसका मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, को वारंटो। इसको ऐसे समझिए कि यह रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई एक लोक सेवक अपने अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करने लगता है। जैसे कि कोई एसआई है, कोई एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, और वह आईपीएस के जो कार्य हैं उनको करने लगता है। वह कहता है कि मैं ही आईपीएस हूं, और आईपीएस के जो कार्य हैं वह करने लगता है, लेकिन उसको आईपीएस के कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। तो जो एसआई है, इसके खिलाफ कोर्ट के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी, अधिकार परीक्षा। कोर्ट इससे पूछेगा कि किस अधिकार से आप यह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई फर्जी, कोई स्टूडेंट है, वह फर्जी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा मान लो एसडीएम का कार्य करने लगता है कि देखो हम एसडीएम, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, जांच पड़ताल होते होते कोर्ट तक पहुंचे, कोर्ट उसके खिलाफ रिट जारी करेगा कि आप किस अधिकार से एसडीएम के कार्य कर रहे हैं। फिर उसको डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे, उसकी जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, और जांच में गलत पकड़े गए तो उनको सजा भी हो सकती है। तो ये है आपकी अधिकार परीक्षा, ठीक है। चार, इसमें कौन सी है, प्रतिषेध, प्रतिषेध रिट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ठीक है। यह रिट कब जारी की जाती है, यह रिट हायर कोर्ट के द्वारा, हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट को जारी की जाती है। हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट किसको जारी करेगा, यह हाई कोर्ट को जारी कर देगा। हाई कोर्ट किसको जारी कर देगा, इसको हाई कोर्ट जारी कर देगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उनको। यह एक न्यायिक रिट है। जो प्रतिषेध है क्या है, यह एक न्यायिक रिट है, न्यायिक रिट है। न्यायिक रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को तब जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने लगता है, तब यह प्रतिषेध नामक रिट जारी की जाती है। जैसे कि इंदौर है आपका और भोपाल है, भोपाल है। मान लीजिए इंदौर में कोई मर्डर होता है, ठीक है, तो इंदौर में जो मर्डर हुआ है उस केस की सुनवाई कहाँ पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इंदौर में होनी चाहिए, लेकिन सुनवाई कहाँ पे हो रही है, भोपाल में हो रही है, भोपाल में, भोपाल की कोर्ट में इस मर्डर की सुनवाई हो रही है। तो जो एमपी का हाई कोर्ट है वह भोपाल के कोर्ट के विरुद्ध यह प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है कि आप ये सुनवाई, ये अब आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसकी सुनवाई इंदौर कोर्ट में होनी चाहिए, आपके यहाँ पर नहीं हो सकती, या आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए आप इसकी सुनवाई ना करें,
ठीक है, याद रखिए कि यह रिट तब जारी की जाती है जब मामले की सुनवाई चल रही हो। ठीक है, मामला कंटिन्यू हो, चल रही हो, उस पर जो जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय न दिया हो। ठीक है, सुनवाई चल रही हो, तब प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी। इसके बाद आपकी आती है 5वीं रिट, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्टरी। ठीक है, उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट क्या है? यह भी एक न्यायिक रिट है। क्या है? न्यायिक रिट है। उत्प्रेषण भी एक न्यायिक रिट है जो किसके द्वारा जारी की जाती है? जो हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को जारी की जाती है। ठीक है, ये रिट भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट के द्वारा जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको जारी की जाती है। ये भी क्या एक न्यायिक रिट है। अब आप पूछेंगे कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में फिर क्या अंतर रहा? तो याद रखिए कि यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी मामले की सुनवाई पूर्ण हो चुकी हो। पूर्ण हो चुकी हो और न्यायालय ने उस मामले में अपना निर्णय सुना दिया हो, न्यायालय उस पर अपना निर्णय दे चुका हो, तब कौन सी रिट जारी की जाएगी? तब की जाएगी उत्प्रेषण रिट। और यदि मामला चल रहा हो, न्यायालय ने अपना फैसला नहीं सुनाया हो, तब कौन सी रिट जारी की जाएगी? तब प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी कि कोर्ट कहेगा कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसको दूसरी जगह ट्रांसफर करिए या आप उसको हमें भेजिए। और जब उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाएगी कि जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हो और जो फैसला उसने सुनाया है कोर्ट ने, जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है उसको वरिष्ठ न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, रद्द कर दिया जाएगा और उस मामले को अपने पास बुला लेता है और फिर उसकी जांच करता है क्या मामला है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।